जी सर। जी सर। हाँ, आज भी करंट अफेयर्स है। कल 6 जनवरी तक का खत्म हो गया था क्या? नहीं खत्म हुआ था। हाँ सर। नहीं, कुछ कुछ बचे हैं, कुछ चीजें, एक दो बातें पूछ लेता हूँ मैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस की हमने बात की थी ना, तो मुझे ये बताइए, यूनाइटेड नेशंस जो है वो उसकी कौन कौन सी बॉडीज हैं, मेन बॉडीज? सर मेन बॉडीज में सर सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है, बता दीजिए। सर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो कुछ देश थे वो मिलके उसको संगठित किए, और अभी उसमें जो परमानेंट नाटो के सदस्य हैं और कुछ जो परमानेंट सदस्य हैं पर परमानेंट नहीं है, जिनमें भारत भी आता है। और ये अल्फाबेट जो गैर परमानेंट सदस्य हैं वो कुछ टाइम पीरियड पे अपने अल्फाबेटिकल नाम के आधार पे उसके मेंबर भी बनते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी बनते हैं। और इस साल भारत भी बना था सर। और कोई कहना चाहे कुछ? कुछ और कहना चाहेगा कोई? बोला यूएनएससी। जाता है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो हेलो। हेलो हाँ, बोलिए बोलिए। सर, जनरल असेंबली भी है। हाँ, जनरल असेंबली है, वो उसका क्या काम होता है, बताइए। सर इसमें डिटेल में इतना नहीं पता मुझे। मैंने वीडियो में बताया था यार, हमें यूएनजीए। ये सर हाँ सर जनरल असेंबली में सर साल भर में एक बार इसकी मीटिंग होती है जनरल असेंबली की, जहाँ सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष जाके मिलते हैं, जो जैसे प्राइम मिनिस्टर भारत के मिलते हैं और देशों के भी राष्ट्राध्यक्ष जाके मिलते हैं। ठीक है। और वहाँ पे सर ग्लोबली जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात होती है। ठीक है। और अभी न्यूयॉर्क में हुई थी लास्ट मीटिंग। अब हर साल जो है, एक मिनट कीजिएगा। हर साल अक्टूबर के महीने में एक यूएनजीए की मीटिंग होती है। इसका मेन बॉडी है, मतलब ये जो है असेंबली है, यहाँ पे सभी देश जितने भी इसके मेंबर हैं, लगभग 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग जाते हैं वहां पर, और अपना जो भी भाषण देना होता है देते हैं, और जो भी जिस तरह का होती है, तो इंडिया की तरफ से मोदी जी वगैरह जाते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, ये तो यूएनजीए हो गई, इसमें सभी लोग मेंबर होते हैं। फिर इसकी अलग अलग बॉडीज हैं काम करने के लिए, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट। न्यायालय, हाँ, हेलो। न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। हाँ, वो ठीक है, अभी आ रहा है। तो सबसे ICJ। पहले इंपॉर्टेंट समझते हैं यूएनएससी। यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। अब यूएनजीए जो है वो तो चलो बातचीत वाली बातें हो गई कि हाँ भाई बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वहां पे सब कुछ। लेकिन यूएनएससी क्या है? ये इसमें दो तरह के मेंबर्स हैं, एक है परमानेंट मेंबर और एक है टेम्परेरी मेंबर्स। जो परमानेंट मेंबर हैं, ये 5 मेंबर्स हैं। कौन कौन से 5 मेंबर्स हैं? चाइना, सर अमेरिका, अमेरिका, रसिया, है, रशिया, चाइना, है। हाँ, और ब्रिटेन फ्रांस और फ्रांस। और ठीक है। फ्रांस। ठीक है, ये 5 मेंबर हैं। और ये 5 मेंबर जो हैं ये परमानेंट रहेंगे। ये किसी भी सिक्योरिटी के मैटर पे इनका रहता है। ठीक है, मतलब मिलिट्री अगर कभी कहीं विवाद हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस वहां पे इन्वॉल्व होना चाहता है, तो इस तरह से वो लोग एक सपोर्ट करते हैं, मिलिट्री वाइज करते हैं सपोर्ट। चलिए, ठीक है। लेकिन इनमें एक खासियत है कि इनके पास वीटो पावर भी होती है। ठीक है, कोई मुद्दा मगर आ गया तो या तो पांचों देश एक साथ हाँ करेंगे या एक साथ ना करेंगे। अगर 4 एक तरफ है और एक ने वीटो कर दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान कोई प्रपोजल लेकर आता है, लाना चाहता है, लेट सपोज, ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि 4 कंट्रीज तो सपोर्ट में है, लेकिन रशिया ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज को, ठीक है, मैं वीटो कर रहा हूं, मैं रोकना चाहता हूं, तो फिर वो प्रपोजल रुक जाएगा। ठीक है। तो कश्मीर का मैटर जो है, उस मैटर पर रशिया ने हमेशा से इंडिया का साथ दिया है। ठीक है। और पाकिस्तान का वहीं पर, पाकिस्तान को कभी अगर इंडिया घेरना चाहेगा तो पाकिस्तान का जो सपोर्ट जो है वो चाइना ने किया है। चाइना कभी भी पाकिस्तान को वहां पर यूनाइटेड नेशंस में कमजोर नहीं पड़ने देता। ठीक है, वो वीटो कर देता है, अगर इंडिया कोई प्रपोजल लेकर आना चाहता है तो ला नहीं पाता वहां पे। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल है। अब ये तो होगा परमानेंट मेंबर जो कि हमेशा रहेंगे। लेकिन कुछ 10 कंट्रीज ऐसी होती हैं हर 2 साल के अंदर, जो टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं, 2 साल के लिए आते हैं, अलग अलग टाइम पर इनका होता है, हर हर कॉन्टिनेंट से आते हैं। इंडिया, एशिया से आएंगे, यूरोप से आएंगे, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से। ठीक है, अलग अलग आते हैं। तो इस बार इंडिया जो है आ रहा है। तो एग्जाम में क्या करोगे, जो इस बार कंट्रीज आई हैं, नई कंट्रीज आई हैं,
इनके बारे में आप जानकारी रखोगे कि नई कंट्रीज कौन है इस बार और कौन से गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे मेरे पास वो है नहीं उनका एग्जैक्टली कौन कौन सी है, इंडिया तो है लेकिन बाकी कौन सी है ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आप देख लेना कि कौन से नए कंट्री का टेनवर स्टार्ट हुआ है और किनका खत्म हुआ है। ठीक है, ये रहेगा। अच्छा, अब कुछ कंट्री, अच्छा अब यूएन की जब हम बात करते हैं ना, तो यूएन जो है ये मेंस में भी टॉपिक आता है आपका यूएन के अंदर, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, एक आता है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, नाम सुना कभी आपने? यस सर। शांति सेना। अब इनका काम शांति क्या सेना। होता है? इनका काम क्या होता है? इनका काम ये सर होता है, हाँ बताइए बताइए बताइए। सर, अगर कहीं भी इंटरनेशनली कॉन्फ्लिक्ट हुई है, जैसे सर अभी सीरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, वहां पे यूनाइटेड नेशन ने अपनी शांति सेनाएं भेजी थी सर वहां पे। तो सर अलग अलग देश जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, वो अपनी आर्मी का कुछ पोर्शन जो है हाँ। वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के नाम पे रिजर्व रखते हैं सर, और जहां भी वो जनरल सिक्योरिटी काउंसिल कहती है वहां डिप्लॉय की जाती है लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत हाँ, करने ठीक के लिए। है। अभी आपने कल मैंने आपसे बात की थी, तो मैंने आपसे ये बोला था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपके पास लीग ऑफ नेशन था लीग ऑफ नेशंस। अब लीग ऑफ नेशंस का असफल होने का मुख्य कारण यह था कि उनके पास मतलब बातें तो कर लेते थे, लेकिन किसी को अगर प्रेशर में डालना हो कि भाई कोई कंट्री उनकी बात नहीं मान रहा है या कुछ विवाद हो रहा है तो कुछ करा जाए, तो वो उनके पास अथॉरिटी नहीं थी, कुछ पावर ही नहीं थी उनके पास। तो इस चीज को खत्म करने के लिए यूएन ने, जब यूएन बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उन्होंने पीस कीपिंग फोर्स के लिए मतलब बनाया कि हाँ भाई, अगर हमें कोई विवाद को कंट्रोल करना होगा तो हमारे पास भी तो कुछ ना कुछ तो हथियार होने चाहिए ना। ठीक है, तो पीस कीपिंग फोर्सेस बनाई गई। अब इसमें क्या है, इसमें दो तरह की चीजें हैं। देखिए आप इसको समझिएगा, थोड़ा गहराई में समझिएगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो वो कंट्रीज होते हैं जो पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, जो फंडिंग करते हैं कि भाई वहां पे सेना जाएगी तो पैसा, उनके हथियार हथियार ये वो सबके लिए। और एक वो कंट्रीज होती हैं जो मैन पावर देती हैं, जिसके सैनिक जाते हैं। ठीक है, तो जितने डेवलप्ड कंट्री हैं, रईस कंट्रियां हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अब ये क्या करते हैं, ये तो थोड़ा पैसा दे देते हैं। और जितनी गरीब कंट्री हैं, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये क्या करते हैं, ये अपने मैन पावर भेजती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा चीजें अलग तरह से डेवलप हो रही हैं कि भाई ज्यादा किसकी चलेगी, उन लोगों की चलेगी कि जो लोग पैसा दे रहे हैं, कि उन लोगों की चलेगी जिनके लोग मर रहे हैं। क्योंकि भाई पीस कीपिंग फोर्स में क्या होता है कि आदमी दो तरफ से युद्ध हो रहे हैं, दो पार्टीज जाती है, और आपका क्या काम है कि रेफ्यूजी वगैरह को आके देखना, शांत करना। ठीक है ना, तो गोली चलेगी तो उसमें तो सैनिक भी तो मरते ही है ना, फिर बेचारा कुछ भी कर रहा हो तो सैनिक तो मरेगा ही मरेगा। ठीक है, अच्छा, अब इनके पास जो हथियार होते हैं वो बहुत नॉर्मल से हथियार होते हैं, बहुत ज्यादा हैवी इनके हथियार नहीं देते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण ये है कि ऐसा ना हो जाए कि यूएन के आर्मी इतनी मजबूत हो जाए कि दूसरे कंट्री के इंटरनल मैटर में भी ये इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, क्योंकि यूएन का काम ये नहीं है कि वो सुपर पावर बन जाए, वो तो वो जी सर। हाँ, वो कंट्रोल तो करना चाहते हैं, गृह युद्ध को रोकना तो चाहते हैं कि भाई रिफ्यूजी को हो जाए, मतलब रोका जाए, लेकिन ऐसा भी ना हो जाए, इतने मजबूत भी ना हो जाए कि वो फिर खुद ही की उनका ही चले फिर, है ना। तो इसलिए उनके पास हथियार बहुत नॉर्मल से वेपन्स होते हैं, बहुत हैवी बड़े बड़े वेपन नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर। इंडिया का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। इंडिया ने बहुत सारे ये इस तरह के जो पीस मिशन है उस पर पार्टिसिपेट किया है, चाहे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का जो रहा हो 1953-54 के आसपास जो रहा हो, वहां पर तो इंडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। एक ऐसा देश जो बिल्कुल आजाद हुए 5-7 साल ही हुए थे हमें, और वहां पर जाके वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के मैटर में यूएन की तरफ से मेन गया था वहां पर। तो वहां पर आप देखोगे कि इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत मजबूत होकर आई थी। वहां पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत मजबूत थी कि एक कंट्री जो गरीब कंट्री है, जो अब बस आजाद हुआ उसको 7-8 साल हुए हैं, और वो जाके एक दूसरे मैटर में जाकर एक इनिशिएटिव ले रहा है और यूएन उसको बैक कर रहा है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप पढ़ी। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ ना कुछ पढ़ते रहो किताबों को। में आप इंडिया के बारे में पढ़ो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ो। ठीक है ना, वहां पर नेहरू और बाकी लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का विवाद हुआ उसको शांत करने में, और उस समय देखिए ना कि इंडिया इतनी पावर, ऐसा था कि रशिया भी सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है।
एक गरीब कंट्री को, वो इस समय इंडिया सुपर पावर नहीं था, खाने के भी लाले पड़े हुए थे, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया नहीं है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया है लेट 60s में। हम लोग अमेरिका जाते थे, हमारे प्रधानमंत्री तो वहां पर बड़े बड़े भाषण नहीं देते थे, वहां पर बेचारे चावल दाल लेकर ही आने की कोशिश करते थे। उस समय में भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कितनी मजबूत रही होगी। तो जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई हमारे देश में कुछ नहीं हुआ उस समय 50s में, तो उनको ये सब पढ़ना चाहिए कि देश को आजाद हुआ 5-7 साल हुए हैं और तब भी जाके आप इंटरनेशनल लेवल पे इतना इंपॉर्टेंस रख रहे हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ किताब पढ़ते रहो कुछ ना कुछ। उसके बाद कॉन्गो हुआ, वहां पर इंडिया का पार्टिसिपेशन रहा। हेती, नाम सुना कभी आपने हेती को? हेती नाम हाँ सर, हाँ। कहाँ पर है हेती? हेती कहाँ है? अभी वहां पे कुछ सालों पहले एक भूकंप आया था, पूरा हेती समझ लिया कि 70-80% बर्बाद हो गया था। अमेरिका के पास एक कंट्री है हेती, अमेरिका के पास, ठीक है। जैसे वेस्ट इंडीज है, यहाँ पे वेस्ट इंडीज कैरेबियन आइलैंड है, वैसा ही हेती है, वैसे ही हेती है, ठीक है। वहीं पर है हेती, मतलब कैरेबियन, जमैका के पास है। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कोलंबस जब इंडिया खोजने के लिए आया, तो जब अमेरिका गया है तो वो सबसे पहले वो अमेरिका नहीं पहुंचा, वो हेती में पहुंचा था पहले वो, उसके बाद वो अमेरिका पहुंचा है वो, ठीक है। चलिए, तो वहां पर भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में पढ़िएगा, क्योंकि और यूएन के बारे में, क्योंकि यूएन ना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अब जैसे कि विवाद चल रहा है कि यूएन का जो है, ये मेंस के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, कि यूएन जो है इसके सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स बढ़ने चाहिए। तो इंडिया बोल रहा है कि मुझे भी परमानेंट मेंबर बनाओ, ठीक है, मेरा भी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए। अब इंडिया बोल रहा है तो उधर साउथ कोरिया बोल रहा है, ब्राजील बोल रहा है, साउथ अफ्रीका बोल रहा है, ठीक है, उधर यूरोपियंस के एक कंट्री जर्मनी बोल रहा है, ठीक है। तो यहां पर बड़ा मैटर फंसा हुआ है कि क्या परमानेंट मेंबर्स बढ़ाने चाहिए, और बढ़ाने चाहिए तो किस तरह से सबको हैंडल किया जाएगा, और नहीं बढ़ाने चाहिए तो भैया जो ऑर्गेनाइजेशन 70 साल पहले बनी है, 70-80 साल पहले, तो उसमें कुछ अपडेट तो होना चाहिए ना। उस समय अलग सिचुएशन थी, आज जर्मनी बहुत मजबूत हो गया है, इंडिया बहुत मजबूत हो गए हैं, तो इनका भी तो कंट्रीब्यूशन और इनकी जो बातें हैं वो मजबूती से रखनी चाहिए ना। तो ये सब एंगल आप, वैसे मैं डिटेल में फ्यूचर में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आज आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है, यूएन का थोड़ा क्या रोल रहा है, और पीस कीपिंग फोर्सेस क्या रहती हैं। अब इनके कुछ और भी संस्थाएं हैं, जैसे आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आईसीजे, जो हेग में है, ठीक है, इसका मुख्यालय हेग में। तो अभी जो उसका नाम कुलभूषण जाधव वाला केस आया था, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान ने एक इंडियन को पकड़ लिया था और उसको वो कौंसल नहीं दे रहे थे, मतलब कि जो वकील नहीं दे रहे थे, तो इंडिया चली गई वहां पर आईसीजे में। तो आईसीजे में 7 जज होते हैं, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अपने वकील थे, और उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो जो जजमेंट आया था वो इंडिया के पक्ष में आया था, और पाकिस्तान को चीज वो माननी पड़ रही थी, ठीक है, शायद फांसी की सजा दे दी थी, तो इंडिया ने इस चीज को रुकवा दिया था। तो थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, आईसीजे का रोल क्या है, बाइंडिंग होता है, दो कंट्री का विवाद हो रहा है, और देखिए आईसीजे में तभी जा पाएंगे जब दोनों कंट्री चाहेंगी कि हमें कोर्ट में जाना है। जैसे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैटर कश्मीर पे हो रहा है, तो कश्मीर पे अगर पाकिस्तान जाना चाहेगा तो इंडिया मना करेगा, तो ये केस जो है वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये सब पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, थोड़ा पढ़ा करो इस सब चीजों को कि ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या किस तरह, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है और किस तरह भी आपको लिखा जा सकता है। तो मैंने मोटा मोटा आपको एक ओवरव्यू दे दिया वैसे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है। अब डब्ल्यूएचओ ही है, अब डब्ल्यूएचओ के बारे में थोड़ा सा जैसे आजकल चल रहा है बड़ा उनका, तो उसका हेड कौन है ये समझना है आपको, ठीक है। अब डब्ल्यूएचओ की, अब मैं आपको एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक घुमा के पूछूं, पिछले साल क्या हुआ था भाई? डब्ल्यूएच अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, समझिए, ये चलते कैसे हैं, ये चलते हैं ग्रांट से। भाई यूनाइटेड नेशन का खर्चा कैसे चलता है? वो ग्रांट चलता है, अमेरिका दे देता है, इंडिया दे देता है, सब होता है ना। अब क्या हुआ कि चाइना ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, चाइना ने कहा कि भाई मैं जो हूं, मैं भी अमेरिका की तरह ज्यादा से ज्यादा ग्रांट दूंगा, जिससे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरा भी एक मजबूत पक्ष रहे, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ में खूब सारा पैसा देता था, अमेरिका तो देता ही था, साथ में चाइना ने बहुत सारा पैसा देना शुरू कर दिया। तो जब ये कोरोना वायरस आया तो डब्ल्यूएचओ ने बहुत सपोर्ट किया है चाइना को, बहुत बचाया है,
क्योंकि उसको पता था कि यार पैसा यहीं से आ रहा है, इसको बचा लो, जो फंडिंग कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा, आप समझो कि कितना बड़ा फैक्टर है ये, कितना बड़ा फैक्टर है इस चीज का, है ना। तो ये आपको इस एंगल से भी सोचना है, पेपर पढ़ना सोचना है कि एग्जाम में लिखा जाए तो आपको इस एंगल पे भी आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू डालना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा एक है IMF आता है, तो IMF वगैरह भी किस तरह काम करते हैं, तो ये पता है ना कि IMF, वर्ल्ड बैंक, IMF कैसे काम करते हैं। वैसे ये यूएन के यस सर, अभी तो हाँ सर अभी मीटिंग हुई है इसकी, ठीक है ना। अब पाकिस्तान, अच्छा एक बता कौन सी कंट्री है जो फंसे हुए हैं IMF के अंदर, FTA में, सर हाँ अभी तीन कंट्रीज हाँ आ बताइए। गई सर, टर्की है, पाकिस्तान है और यूएई का भी अब नाम आ रहा था कि यूएई भी आने वाली है ग्रे यूएई लिस्ट की में। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ सर कोरिया। यूएई उसमें सर एक आर्टिकल था कि हाउ इंडिया विल हेल्प टू सेव यूएई टू बिकम अ ग्रे कंट्री। चलिए ऐसा नहीं, पहले समझते हैं FATF क्या होता है। कभी नाम सुना आपने, FATF क्या होता है? यस सर, क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका क्या होता है, जैसे कि जो फंडिंग वगैरह, जैसे असल में क्या होता है कि ये देखते हैं कि जो पैसा आ रहा है वो आपका पैसा जो है ये गलत कामों में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऐसे टेररिज्म में फंडिंग तो नहीं हो रही है। तो अगर FATF को लगता है कि मतलब कोई कंट्री का पैसा वो फंड कर रहा है टेररिज्म को, तो वो अपनी रिपोर्ट जारी करता है और ब्लैक लिस्ट में कर देगा उसको। तो जो वर्ल्ड बैंक है या बाकी जगह से जो लोन मिलने की प्रक्रिया होती है बहुत दिक्कत हो जाती है। अब पाकिस्तान के ऊपर ही चल रहा है, पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है, मतलब कि बस ब्लैक लिस्ट आने से पहले एक लिस्ट आगे है। अब पाकिस्तान अगर उनकी बात नहीं मानता है और फंडिंग करना बंद नहीं करता है तो ये ब्लैक लिस्ट में हो जाएगा। ब्लैक लिस्ट में होने का क्या मतलब है कि जो वर्ल्ड बैंक से या IMF से लोन लेना उसको होता है वो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल हो जाएगा। उस सिचुएशन में पाकिस्तान सर का जो इकोनॉमी बुरी क्लास कर जाएगी। हाँ बताइए सर, एक क्वेरी थी सर, पूछ सकते सर? हम्म सर जैसे अभी जो FATF का आप ब्लैक लिस्ट वाला कहते हैं सर, एक दिन हम हिंदू में आर्टिकल पढ़ रहे थे सर, मेरे को भी ये मतलब मतलब वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो मैंने पढ़ सर, ये ब्लैक लिस्ट टाइप की कोई लिस्ट होती नहीं है FATF में सर, सिर्फ व्हाइट और ग्रे होती। सॉरी सर, मैं आपको मतलब नहीं है, ओवर नहीं ऐसा नहीं क्रॉस है, कर रहा हूँ जो नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो पढ़ा ब्लैक लिस्ट होती है। सर व्हाइट और ग्रे ही होती है सर, ब्लैक लिस्ट टाइप का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ये चलिए हम आप, डिस्कस ये करते आपने हैं। कोई बात नहीं, आपने पॉइंट बोला मैं चेक कर लूंगा, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा, जितना पढ़ा है मैंने उसको, मैं तो हमेशा देखा कि सर भाई एक बार बस ये हाँ, मेरा क्लियर कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा उसको, ठीक है ना, मैं भी देख लूंगा उसके अंदर क्या, अगर आप पॉइंट बोल रहे हो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। लेकिन सॉरी अगर, सर सॉरी, मतलब अरे मैं नहीं मतलब जो पढ़ा अरे जो पढ़ा था भैया, वही बोला था बस। सॉरी की बात थोड़ी ना हो रही है यहाँ पे, ऐसी कोई बात थोड़ी आपने गलत बोली है। मैं कह रहा हूँ कि मैं, आपने पढ़ा है, हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं देख लूंगा, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है देखा है वहां पे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट होती है, ठीक है ना। ब्लैक लिस्ट से पूरा जाने से पहले, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी डिबेट शो सुनेंगे तो उनको तो इसी बात पे जा रहे होते हैं कि हम FTA ब्लैक लिस्ट में ना आ जाएं। ये उनका हमेशा उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। वो अब द हिंदू ने किस पॉइंट को कवर किया है देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह की बातें हो ना, तो आप पक्ष और विपक्ष दोनों देख लिया करो उस चीजों को लेकर, ठीक सर, ठीक है। ठीक तो सर, क्लियर हो गया यहाँ तक कि कोई दिक्कत, कोई जी सर। समस्या? चलिए नो सर। अब हम पढ़ते हैं, आज क्लास 7 जून का पढ़ते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये क्या चीज है? सर ये भारत सौर ऊर्जा को बढ़ाने और के लिए सर। एक बोलो दूसरा बोलो। सर बोले? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक कुछ देशों का एक समूह है जो कि सौर सूरज की ऊर्जा का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। और टोटल 105 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो सर गुड़गांव में है, इंडिया में। और स्टार्टिंग में भारत और एक और किसके साथ हुआ था, फ्रांस। भारत और फ्रांस ने इसकी सब शुरुआत की थी 2014 14 में, 2016 में 15 15 में सर सॉरी की थी। 15 में, ठीक है 15 में। और किसी कुछ कहना है क्या, कुछ कहना है? सर अब हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। This particular organization was basically started at the 21st session of UNCG Conference of Parties, means COP21 at Paris in France. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती हैं? Renewable energies are those energy which can be produced again and again, just like the solar energy, but non-renewable are those which we cannot generate. For an example, coal we can consider. अच्छा ठीक है। अब
तो ये तो आसान सा हो गया। अब मुझे ये बताइए कि इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन से एनर्जी के माध्यम से बनती है? थर्मल। थर्मल, कोयले थर्मल, से। कोयले से बनती है ना। ये पीसीएस में सवाल आया हुआ सवाल, ठीक है, थर्मल एनर्जी बनती है। ओके, अब और कैसे कैसे बनती है इंडिया में एनर्जी? थर्मल हो गया, और हाइड्रो पावर सर प्लांट। न्यूक्लियर से थोड़ी बनती है और हाइड्रो से। न्यूक्लियर, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो और सोलर। सोलर और विंड से भी तो थोड़ा बहुत बनी विंड है, और बताओ, एक भूल रहे हो आप, जियोथर्मल। नाम सुना कभी? जियोथर्मल Yes, sir. जियोथर्मल। क्या होता है जियोथर्मल? नहीं पता। जियोथर्मल सर ये होता है जैसे जो, सर इसको मैं कैसे बताऊं, जैसे ये जो जियोथर्मल का मतलब होता है जैसे पृथ्वी का जो कहीं कहीं जैसे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो वहां पे थोड़े थोड़े पतले पतले पाइप डाल के वहां से एनर्जी बनाई जाती है। आप लोगों ने एक देश है, एक देश कर रहा हूँ, एक जगह है मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में। वहां पे ना गर्म पानी के स्रोत हैं, देखा कभी? नाम सुना है? वैसे Yes, sir. धार्मिक आस्था वाले अलग कहानी बताते हैं, लेकिन होता क्या है कि कहीं पर जमीन से गर्म पानी के स्रोत निकलते हैं, गर्म पानी निकलता है, ठीक है। ये गर्म पानी क्या है, पानी के अंदर, जमीन के अंदर सल्फर की मात्रा ज्यादा होने से वो पानी वहां होता है, करता है। तो कभी आप मणिकरण जाओगे तो वहां देखोगे कि वहां मंदिर और गुरुद्वारा है, और वहां पर खाना पक रहा है, मतलब पानी, गर्म पानी बहता है नालियों से, गर्म पानी। और इतना गर्म पानी होता है कि अगर आप चावल को मतलब हम लोग गए थे, तो चावल को हमने रुमाल के अंदर बांध के उसके अंदर गर्म पानी में डाल दिया तो चावल पक गए थे। और वहां पे रोटी पकती है तो क्या कर रखा है, गर्म पानी नीचे से बह रहा होता है, और उसके ऊपर उन्होंने चूल्हा बना रखा है, और वहां पे रोटी पक जाती थी, इतना ज्यादा गर्म पानी होता था, ठीक है। तो अब यही जो इस तरह इसको बोलते हैं जियोथर्मल, कि इसका इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में होता है। तो इंडिया में कुछ जगहें हैं जहां पर गर्म पानी का स्रोत निकलता है, उसको हम जियोथर्मल कहते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब एक काम आपको करना है, आपको ना एक सीक्वेंस याद रखना है, अभी बल्कि आज सर्च कर लीजिएगा, कि जहां पर आपको ये देखना है कि किस किस माध्यम से कितनी एनर्जी बन रही है। जैसे थर्मल हो गया, उसके बाद हाइड्रो, ठीक है, उसके बाद विंड या सोलर या न्यूक्लियर, इस तरह का कितना परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हिंदुस्तान में बन रहा है, ठीक है। इसका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। थोड़ा सीक्वेंस में अभी, हाँ, मैं जरा ढंग से बता नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि परसेंटेज जो है चेंज होते रहते हैं। हाँ, ये बात एक सही है कि न्यूक्लियर वाला बहुत कम परसेंटेज जो है वो इस्तेमाल होता है, मतलब वो बनाने में 2% से ज्यादा नहीं बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब यहाँ से एक पॉइंट आता है, ये तो आप करोगे, आप इसे कर जरूर लेना, ठीक है। एक अभी आजकल क्या चल रहा है ना, कि चूंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करने की बात की जा रही है। बहुत सारे कंट्रीज ने थर्मल पावर प्लांट को बंद कर, क्यों? थर्मल पावर में क्या दिक्कत हो रही है सर? CO2 का इमिशन ज्यादा हो जा रहा है, तो उससे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो उसकी प्रॉब्लम हो रही है। और बताइए सर, कार्बन इमिशन ज्यादा हो रहा है, मतलब जितने थर्मल प्लांट हैं जो कोयले से चलते हैं, वो सर कोयला कार्बन उत्सर्जन का सबसे प्रमुख स्रोत है सर। और तो इसमें कार्बन एक चीज और निकलती है, इसमें क्या निकलता है जो अभी 2021 फ्लाई ऐश सर आप बताए थे, ठीक है ना, फ्लाई ऐश। तो वो अभी तो अब सवाल तो ये पूछा था, फ्लाई ऐश जो है उसको कैसे ठीक करेंगे? तो फ्लाई ऐश को असल में इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ईटा बनाने में काम कर सकते हैं। चलो खैर, सर ये ब्रिक्स बनाई जाती है, ब्रिक्स वगैरह। वही ईटा, ठीक है ना, ब्रिक्स बनाई जाती है। चलो, अब वो तो हो गया। अब जैसे चाइना हो गया, बहुत सारी कंट्रीज हो गई हैं, उन्होंने बोला है कि हम अगले 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर हम कोई सा नया सा भी थर्मल पावर प्लांट नहीं बनाएंगे जिससे कि पॉल्यूशन को रोके। क्यों रोके? क्योंकि कमिटमेंट किया गया है। एक नया चीज सुनिएगा, कमिटमेंट क्या है? जीरो एमिशन मिशन पे, जीरो एमिशन यानी कि, है ना, कि मतलब हम जो 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 कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, वो हम ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लें कि हम सारे काम भी कर लें, हमारे पावर प्लांट भी सब कुछ कर लें, और हमारी तरफ से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर पे ना जा पाए, ठीक है ना। सक कर लिया जाए, हाँ, सक कर लिया, कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि उसको बैलेंस कर लिया जाए। तो पावर प्लांट जो है ये बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड से आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जा रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमने कल पढ़ा था कि भाई इससे जो टेम्परेचर है पृथ्वी का वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो कार्बन, अब इसको रिप्लेस, अच्छा, सभी कंट्रीज ने अलग अलग टाइम दिया हुआ है कि हम कब तक अपने आप को चेंज कर लेंगे। कुछ ने कहा है 2050 तक कर लेंगे। मोदी जी ने बोला, कितना बोला था मोदी जी ने, कब तक कर लेंगे? 2070 तक। ये याद रखिएगा, 2070 याद रखिएगा, ठीक है।
हम लोग 2070 तक Yes. जीरो एमिशन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है बताइए। सर चूंकि भारत अभी जल्दी ही आजाद हुआ है और अभी अपने औद्योगिक के चरम पे नहीं पहुंचा है सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चरम पे नहीं पहुंचा है, ठीक है, और हम अपनी जो मैक्सिमम एनर्जी है सर उसकी पूर्ति जो है वो थर्मल सोर्स से ही करते हैं, और अभी हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है सर, तो हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और हमारी अभी अर्थव्यवस्था भी ऐसी नहीं है कि सर हम न्यूक्लियर पावर पे एनर्जी लेने को शिफ्ट हो पाए सर, ना हमारे पास एक शब्द आता है क्लीन एनर्जी का, बात है क्लीन एनर्जी। ये Yes. बोलते हैं कि भाई ऐसा करो जिसमें कि आपका धुआं ना हो पाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लड़ाई आजकल क्या होती है, अमीर देश बोलता है कि भाई आप लोग ऐसी फैक्ट्री लगाओ जिसमें धुआं कम हो जाए, गरीब देश बोलता है भैया ठीक है लगा तो दें, लेकिन जो धुआं कम करने वाली मशीन है वो तो बड़ी महंगी आती है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी बड़ी महंगी है। अब हमारी जो फैक्ट्रीज हैं वो अगर महंगी मशीन लगाएंगी तो उनकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो जो इंटरनेशनल मार्केट में जो उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने Yes, sir. एक कोई सामान बनाया, पेन बनाया, और हमने जो मशीन लगाई उस पेन हम बना रहे हैं 1 रुपए में, ठीक है, और हमने जैसी अपनी मशीन लगाई हमारी कॉस्ट बढ़ गई, 1 का 2 रुपया हो गया, तो मार्केट में भैया हमारा माल कम बिकेगा ना, क्योंकि हमारा माल महंगा हो गया, ठीक है। कुछ गरीब कंट्रीज हैं वो ये कहती है कि भैया ठीक है अगर आपको इतना है तो आप एक काम करो ना कि आप हमें थोड़ा टेक्नोलॉजी दे दो, टेक्नोलॉजी तो आपके पास है, ठीक है। अमीर देश कहता है कि हम तुम्हें टेक्नोलॉजी देंगे नहीं, वो कहता है कि भाई टेक्नोलॉजी दे दो नहीं तो पैसा दे दो। तो बात ये हो रही है कि अमीर देश जो हैं लगभग $100 बिलियन का फंड तैयार करेंगे और गरीब कंट्रीज को देंगे, जिससे कि वो अपनी इंडस्ट्रीज को अपग्रेड कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर भारत सरकार अपने लोगों को ये बोलते हैं कि भाई तुम नई ऐसा फैक्ट्री लगाओ जहां पर पॉल्यूशन कम हो, तो जो हमारे देश की बहुत सारी फैक्ट्रीज है वो बंद हो जाएंगी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो अब पैसा नहीं है तो इकोनॉमी हमारी खराब हो जाएगी पूरी। तो ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। सरकारों को भी देखना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पे भी चीजें देखनी पड़ेंगी कि वो कर सके। इसमें तो इसीलिए समय लग रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और पढ़ते रहेंगे। अभी एक छोटा मोटा हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। अच्छा, अब मेन तो आ गया, एक नया कंट्री इसमें इंक्लूड हुआ है आईएसए के अंदर, कौन है वो? सर एंटीगुआ बारबुडा। ठीक है, एंटीगुआ बारबुडा हुआ है, ये हुआ 102वां मेंबर बना है। अब मुझे ये बताइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है इस समय सोलर प्लांट का सोलर एनर्जी कितनी प्रोड्यूस कर रहा है? 48.5 गीगावाट। 48.5 गीगावाट कर रहा है। और इसने इंडिया ने प्लान तैयार किया हुआ है कि हम 100 गीगावाट 2022 तक। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 100 गीगावाट 2022 तक बाय करना है। 2022। ये याद रखिएगा, ठीक है, पूछ सकता है आपसे वो कितना करेंगे, ठीक है। ये चलिए। अच्छा, शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक या आरबीआई ने एक पेमेंट बैंक को शेड्यूल किया है। किसको किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, एयरटेल किया। पहले तो मुझे बताओ पेमेंट बैंक होते क्या हैं? पेमेंट बैंक क्या होते हैं? सर रूरल एरिया तक अपनी पहुंच बनाने के लिए। हाँ बताइए। सर ऐसे बैंक जो कि सिर्फ पेमेंट का लेन देन कर सके और मतलब कभी भी लोन या फिर इस तरह की चीजें जारी ना कर सके, क्रेडिट ना जारी कर सके लोगों को, ऐसे बैंक पेमेंट बैंक है। ठीक है, ठीक है। पेमेंट बैंक का मतलब ये होता है जैसे हमारे माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, वो इधर से उधर जाते हैं तो बहुत ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं, जो बिल्कुल लोअर क्लास लेवल के जिनके पास ज्यादा डिपॉजिट नहीं होते हैं, केवल विड्रॉ एंड सबमिशन वाला कॉन्सेप्ट होता है, उनके लिए बेसिकली पेमेंट बैंक स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है, एंड विद द लिमिट, हाँ ठीक है, 2 लाख पर कस्टमर, ठीक है। मेन इसका ये है कि हम लोग हमारी रीच बढ़ सके, हमारा देश इतना बड़ा है, वहां पर बैंकिंग फैसिलिटी बढ़ सके, आम आदमी भी, गरीब आदमी भी, वहां दूर दराज का आदमी भी बैंकिंग सुविधाएं ले। तो इसलिए कई तरह के ऑप्शंस क्रिएट किए गए हैं जिसमें पेमेंट बैंक भी एक ऑप्शन है, और वहां पे एयरटेल जो है पहला पेमेंट बैंक है। कौन सी कमिटी, आरबीआई कमिटी ने इसको रेकमेंड किया था? नचिकेता मोर। बहुत इंपॉर्टेंट, नचिकेता मोर कमेटी 2013-14 में उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था। बहुत, और उस समय ये यूपीएससी में बहुत मतलब हॉट टॉपिक रहा था ये, ठीक है। लगभग 4 पेमेंट बैंक है, भारती का है, भारती एयरटेल है, और कौन है? पेटीएम है, तीनों है, इंडिया पोस्ट और एक और इंडिया पोस्ट है, ठीक है।
अच्छा, अब ये जो हैं ये बाकी बैंकों से डिफरेंट कैसे हैं? इनका एक चीज है कि ये लोग लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, नहीं देते, yes ठीक sir. है ना? पेमेंट बैंक Yes, जो sir. है वो लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, बाकी इनका Yes. जो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मोबाइल कर सकते हैं, एटीएम दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट लोन नहीं दे सकते, ठीक है? मोबाइल बैंकिंग, हाँ, मोबाइल बैंकिंग, ठीक क्रेडिट. है, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग। अब मुझे ये बताइए कि शेड्यूल्ड बैंक जो हम नाम इस्तेमाल करते हैं, वो शेड्यूल्ड बैंक क्या चीज है? Scheduled banks Sir, are I think those banks basically listed under the second schedule of RBI Act 1934. 30 Those banks are called scheduled banks. ठीक है, शेड्यूल्ड Yes, बैंक। sir. और ये शेड्यूल्ड बैंक जो है इनकी खासियत क्या है? कोई बैंक अगर शेड्यूल्ड है तो उससे क्या फायदा है, मतलब क्या है? नहीं है सर इनके लो इंटरेस्ट लोन्स रहते हैं, मींस मतलब ये लोन के जो सर, इंटरेस्ट होते हैं हाँ, काफी बताइए। शेड्यूल बैंक है, इसका मतलब कि सर वो आरबीआई के डायरेक्ट निरीक्षण में है और वो अपने ग्राहकों को लोन जारी भी कर सकता है और आरबीआई से अपने लिए लोन ले भी सकता है कम ब्याज दर बिल्कुल पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लोन आरबीआई से, इसको हम क्या बोलते हैं? अगर कोई बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर अगर कोई बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है तो उसको कहेंगे रेपो रेट। रेपो रेट, बिल्कुल रेपो रेट, ठीक है ना? और रेपो, वापस करते हैं तो रिजर्व, हाँ, reverse नहीं, repo अगर rate. आरबीआई लेती है तो रिवर्स रेपो रेट कहते हैं उसको, ठीक है? रिवर्स। अब ये मैं यही लेती है, मैं रिटर्न. हाँ हाँ इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इसका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का क्या फर्क होता है, ये हो जाएगा, ठीक है? तो ये अब नॉन शेड्यूल बैंक भी होते हैं कुछ, ठीक है? नॉन शेड्यूल बैंक भी होते हैं, तो वो उनका क्या कहानी है? वो क्या है ये शेड्यूल बैंक? जैसे पेमेंट बैंक है, जैसे पेमेंट बैंक है, ये नॉन शेड्यूल ही है। हाँ हाँ, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह। कोऑपरेटिव नहीं है यार, शेड्यूल बैंक में अलग तरह का। उनमें क्या होता है ना, ये लोग, इनमें रिस्क रहता है, सरकार की तरफ से ये ज्यादा उनका कंट्रोल नहीं रहता है ना, तो इसमें पैसा लगाने सरकार बोलती है कि रिस्क है। आरबीआई की रेगुलेशंस भी फॉलो नहीं करते सर, आरबीआई की रेगुलेशंस ठीक है, फॉलो. ठीक है, चलिए हो गया आपका, ये आ गया। सिंधु ताई सपकाल जो थी वो कौन थी? सर सिंधु ताई अभी अनाथ बच्चों को पालने वाली, मतलब वो थी सर, अभी भी उनकी मौत हुई है सर कुछ दिन पहले। हाँ, ठीक है ना, सोशल वर्कर, ठीक है? हाँ सर, सोशल वर्कर। और एक किताब है गांधीज असैसिन्स, द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड द आइडिया ऑफ इंडिया। हाँ सर, कौन लिखा था? हाँ, धीरेन्द्र झा, ठीक है? और ममता बियॉन्ड 21 जयंता घोष, ठीक है? किताब कभी ना मैं फॉलोइंग वाला सवाल आ जाए, मिसलेनियस का सवाल आ जाता है, तो ये सब चीजें है उसके अंदर आती है, ठीक है? चलिए और बताइए, तो खत्म हो गया आज करंट अफेयर्स में दे दिया है, वो आप बाद में पढ़ लीजिएगा। यस सर, हाँ मिल गया सर। हाँ, अगली बार पढ़ लेंगे। हाँ, ये होता है। बताइए, खत्म हो गया भाई हमारा तो। सर पीएन पांडे सफिशिएंट रहेगी सर हिंदी के लिए? हाँ, बहुत है, बहुत है, ठीक है ना? एक किताब पढ़ लीजिए बस। काफी मोटी भी, बहुत मोटी भी है सर। सेलेक्टिव होकर पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा, बिना सिलेबस के मत पढ़िएगा, ठीक है ना? मतलब जो जरूरत हो उतना पढ़िए, ठीक है? सर ये किसकी बुक है सर? अरे हिंदी के लिए, हिंदी पीएन पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे, ठीक है? चलिए, ठीक है, रखें, फिर कल मिलते हैं, फिर मंडे पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है? प्रेम्बल और वो द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आइएगा, ठीक है? चलिए। कपिल सर, हाँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ सर पीएसआईआर की क्लासेस का, ऑप्शनल की क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? मंडे से कराने के मूड में हूँ मैं पीएसआर को। अरे सर हिंदी का कुछ नहीं हो पाएगा? अरे यार हिंदी का भी हो नहीं पा रहा कुछ यार, क्या पता, ठीक है ना? सर तो क्या करें सर, कुछ गाइड कर दीजिए। बता दूंगा, चलो अभी आप पहले एक काम करते हैं, ठीक है? अब मंडे को पहले पीएसआर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।